क्या होगा अगर गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस और एमसीयू के नए मल्टीवर्स लेवल सेट कैंग दी कॉन्करर के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस या एमसीयू का नया मल्टीवर्स लेवल सेट कैंग दी कॉन्करर। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इससे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो क्रेटोस और कैंग दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें क्रेटोस की तो गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस ज़्यूस का बेटा और एक डायमी गॉड है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी हैं। क्रेटोस इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसकी पावर्स किसी भी गॉड, क्रीचर, बीस्ट या मॉर्टल की इमेजिनेशन तक से बाहर है। क्योंकि क्रेटोस ज़्यूस का बेटा और एक डायमी गॉड है, इसलिए उसने अपनी सारी ट्रेनिंग गॉड्स के स्पार्टा स्कूल में ली और बाद में वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि उन्हीं स्पार्टा स्कूल्स का लीडर बन गया। और जब वो लीडर बन गया तो उसने सभी ग्रीक गॉड्स के साथ वॉर डिक्लेयर कर दी और एक एक करके सभी ग्रीक गॉड्स को हराकर उन्हें मार डाला और पूरे ओलंपियन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। क्रेटोस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और थॉर की तरह एज के साथ साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही हैं। और क्योंकि क्रेटोस एक डायमी गॉड है, इसलिए वो जब भी अपने किसी ओपोनेंट को मारता है तो उसकी पावर्स को खुद में अब्सॉर्ब भी कर सकता है, जिससे हर एक फाइट के बाद उसकी पावर्स और भी कई हजार गुना तक बढ़ जाती हैं। और इसी की वजह से क्रेटोस कई सुपर पावरफुल गॉड्स को सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ के साथ ही हरा चुका है। क्रेटोस एक ट्रेन वॉरियर है जिसके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस भी है और वो हर तरह के कॉम्पैक्ट फाइटिंग स्किल्स और वेपन्स को यूज करना जानता है। बात करें पावर्स की तो क्रेटोस के पास गॉडली स्ट्रेंथ है जिसकी कोई लिमिट नहीं है और हल्क की तरह उसे जितना ज्यादा गुस्सा आता है उसकी स्ट्रेंथ और पावर्स उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। और अपनी इसी ब्रूटल स्ट्रेंथ से क्रेटोस गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरक्युलस तक को हरा चुका है। साथ ही क्रेटोस बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी है जो कि ज़्यूस, थॉर, हरक्युलस और ओडिन जैसे सुपर पावरफुल कैरेक्टर्स के सुपर पावरफुल अटैक्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज तक से सर्वाइव कर चुका है। क्रेटोस के पास गॉडली स्पीड भी है जिससे वो ज़्यूस के सुपर पावरफुल लाइटनिंग अटैक से भी ज्यादा फास्ट मूव कर चुका है। क्योंकि क्रेटोस के पास हर्मेस के बूट्स हैं जो कि ग्रीक माइथोलॉजी का फास्टेस्ट गॉड था। क्रेटोस के पास गॉडली स्टैमिना भी है जिससे वो कई हजार सालों तक बगैर थके फाइट कर सकता है और उसके पास सुपर हीलिंग भी है जिससे वो डेडपूल की तरह अपने किसी भी डेंजर से डेंजरस इंजरी को कुछ ही सेकंड्स में हील कर सकता है। क्रेटोस ऑलमोस्ट इनवल्नरेबल है जो कि कई टाइप्स के मैजिक से इम्यून है जिससे ज्यादातर गॉड्स के मैजिक या मैजिकल पावर्स का उस पर कोई भी असर नहीं होता। साथ ही क्रेटोस टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है और बहुत सारे सुपर पावरफुल मैजिकल स्पेल्स को कास्ट कर सकता है और दूसरे गॉड्स की पावर्स को अब्सॉर्ब भी कर सकता है। क्रेटोस हैंडमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है और सोल्स को भी मैनिपुलेट कर सकता है जिससे वो किसी भी क्रीचर या अपने ओपोनेंट की सोल्स को बाहर निकाल कर उन्हें बगैर अपनी जगह से हिले मार कर उन्हें हरा सकता है। क्रेटोस को खुद दूसरे गॉड्स ने ट्रेन किया था इसलिए उसकी फाइटिंग स्किल्स और फाइटिंग टेक्निक किसी भी मॉडल की इमेजिनेशन तक से बाहर है। और अगर कोई समहाउ क्रेटोस को मार भी देता है तो क्रेटोस हेल में चला जाता है जहाँ पर वो अपनी सुपर पावरफुल स्ट्रेंथ और रॉ पावर की वजह से वहाँ के गार्डियंस या हेल के राजा को मारकर फिर से वापस आ जाता है। इसलिए तुम एक तरीके से कह सकते हो कि क्रेटोस के पास रीइंकार्नेशन की भी पावर है जिससे वो मरने के बाद दोबारा से जिंदा भी हो सकता है और इसकी वजह से किसी भी क्रीचर या किसी भी ओपोनेंट के लिए उसको मारना या हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये थी क्रेटोस की पावर्स और क्रेटोस की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं कैंग की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कैंग कितना पावरफुल है। तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसका नाम नेथानियल रिचर्ड्स है जिसकी स्टोरी शुरू होती है आज से लगभग 900 साल बाद फ्यूचर में। तो कैंग की स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जिसमें टाइमलाइन, टाइम ट्रैवल, मल्टीपल कैंग, कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स और कैंग काउंसिल जैसी बहुत सारी चीजें हैं। बात करें ओरिजिन की तो नेथानियल रिचर्ड्स 31st सेंचुरी में पैदा हुआ एक नॉर्मल लड़का है और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा ये फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स की फैमिली को बिलोंग करता है जो कि अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है क्योंकि कॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं जिससे ये लगता है कि ये डॉक्टर डूम से रिलेटेड है। और खुद कैंग को भी ये नहीं पता कि एक्चुअली उसके एंसेस्टर्स कौन है, जिसके बाद वो अपने पास्ट और रिचर्ड्स टाइटल पर रिसर्च करना शुरू करता है और उसे पता चलता है रीड रिचर्ड्स अर्थ 616, फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम के बारे में। और इसी दौरान उसे अपने एंसेस्टर्स की एक टाइम मशीन पे मिलती है जिसके बाद वो टाइम ट्रैवल करता है और पहुंच जाता है एंशिएंट इजिप्ट में, जिसके बाद वो अपने सवालों, पास्ट हिस्ट्री या रिसर्च को भूलकर वहां पर अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके पूरे इजिप्ट को कैप्चर करके वहां का एक फैरो बन
जाता है, जो कि वहाँ के लोगों के लिए गॉड की तरह था, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में जानता था जिसे उस टाइम के लोग सोच भी नहीं सकते थे। और वो पास्ट के हर एक इवेंट, टाइमलाइन और आगे क्या होने वाला है सब कुछ जानता था। और वो वहाँ पर खुशी और शांति से रह रहा था। पर तभी फैंटास्टिक फोर की टीम वहाँ पर आ जाती है टाइमलाइन को सिक्योर करने के लिए। और क्योंकि नथानियल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, और ये बात याद रखना कि वो अभी तक कैंग द कॉन्करर भी नहीं बना है, फैंटास्टिक फोर उसे बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। जिसके बाद वो अपनी टाइम मशीन में बैठकर अपने टाइम 31st सेंचुरी में जाने की कोशिश करता है। पर क्योंकि उसकी टाइम मशीन उतनी भी परफेक्ट नहीं थी और वो बहुत ही पुरानी थी, इसलिए वो गलती से पहुंच जाता है करंट टाइमलाइन में, जहां पर एवेंजर्स, डॉक्टर डूम और फैंटास्टिक फोर होते हैं। जहां पर वो डॉक्टर डूम के साथ मिलकर पूरी अर्थ को कॉन्कर करने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर भी वो एवेंजर्स से बहुत ही बुरी तरह से हारता है और वो फिर से अपनी टाइम मशीन में बैठकर अपने टाइम 31st सेंचुरी में जाने की कोशिश करता है। पर पता नहीं उसकी टाइम मशीन क्या ही है, वो इस बार पहुंच जाता है अपने टाइम से 1000 साल आगे 40th सेंचुरी में, जहां पर ह्यूमंस और मशीन्स के बीच में वॉर चली हुई थी और पूरा प्लेनेट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। और क्योंकि ये मशीन उनके टाइम की नहीं थी और बहुत ही पुरानी थी, इसलिए वहां पर कोई भी इन्हें यूज करना नहीं जानता था। और क्योंकि नथानियल टाइम ट्रैवल करके पास से आया था और ये मशीन्स उसी के टाइम की थी, इसलिए वो इन मशीन्स को यूज और कंट्रोल करना जानता था। जिसके बाद वो अपनी नॉलेज का यूज करके इस वॉर को रोकने की जगह इन मशीन्स का यूज करता है खुद को अपग्रेड करने के लिए, अपने लिए एक आर्मर बनाता है और उस टाइम की पूरी अर्थ को ही कॉन्कर कर लेता है। जिसके बाद वो अपने लिए एक नई आइडेंटिटी चुनता है और नथानियल रिचर्ड्स से बन जाता है कैंग द कॉन्करर। और इसके बाद की कैंग की स्टोरी में इतना ज्यादा टाइम ट्रैवल है कि उसे मास्टर ऑफ टाइम भी कहा जाता है। जिसके बाद वो अपने फ्यूचर के एडवांस टैक और टाइम ट्रैवल का यूज करके उस टाइम की पूरी गैलेक्सी को ही कॉन्कर कर लेता है। और इसी टाइम ट्रैवल की वजह से कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स और पूरी की पूरी कैंग काउंसिल भी है, जहां पर एक प्राइम कैंग जिसका मकसद है हर एक टाइमलाइन के हर एक यूनिवर्स को कॉन्कर करना। बात करें कैंग की पावर्स की, तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है और वो फाइट में मोस्टली डिपेंड करता है अपने फ्यूचर के एडवांस टैक, वेपन्स और टाइम ट्रैवल पर। इसके अलावा कैंग जीनियस लेवल इंटेलिजेंट, एक स्किल्ड टैक्टिशियन और हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर भी है। और उसका आर्मर उसे सुपरमैन स्टैंड, स्पीड, स्टैमिना और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कैंग ने बैकअप प्लान के लिए अपने कुछ क्लोन्स भी बना के रखे हैं, जो कि फिलहाल तो अनकॉन्शियस है, पर जैसे ही कैंग मरने वाला होता है उसका आर्मर उसकी कॉन्शियसनेस को इन क्लोन्स में शिफ्ट कर देता है, जो कि अलग अलग टाइमलाइंस की सेफ लोकेशन में सेव होते हैं। और ये एबिलिटी कैंग को ऑलमोस्ट इमॉर्टल बना देती है। तो ये थी कैंग की पावर्स। और कैंग और क्रेटोस की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो क्रेटोस ही उसका बेटा और गॉड ऑफ वॉर्स है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है और वो अपनी स्ट्रेंथ से ओडिन, ज़्यूस और गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरक्यूलिस तक को हरा चुका है। जबकि दूसरी तरफ कैंग फ्यूचर से आया हुआ एक नॉर्मल बीइंग है, जो कि पूरे मल्टीवर्स को कॉन्कर करना चाहता है और वो फाइट में मोस्टली डिपेंड करता है अपने टाइम ट्रैवल और फ्यूचर के एडवांस टैक और वेपन्स पर। कैंग अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ क्रेटोस पर अटैक करेगा, पर क्रेटोस एक गॉड है और वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, इसलिए कैंग के किसी भी फ्यूचर की वेपन का क्रेटोस पर कोई भी असर नहीं होगा और वो इन्हें इजीली डॉज या सर्वाइव कर सकता है। पर अगर समहाउ, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, कैंग अपने किसी सुपर पावरफुल वेपन के अटैक से क्रेटोस को मार भी देता है, फिर भी ये फाइट खत्म नहीं होगी, क्योंकि क्रेटोस के पास रीइंकार्नेशन की भी पावर है, जिससे वो मर के दोबारा से जिंदा भी हो सकता है। इसलिए कैंग की सभी वेपन्स और अटैक्स क्रेटोस के अगेंस्ट इफेक्टलेस होंगे और उनका क्रेटोस पर कोई भी असर नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ कैंग पावरफुल तो बहुत है, पर वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है और वो इमॉर्टल भी नहीं है। और अगर क्रेटोस का वेपन तो छोड़ो, पर अगर हाथ का एक सिंगल हिट तक कनेक्ट होता है तो वो सिंगल हिट तक कैंग की जान ले सकता है। साथ ही कैंग पावरफुल तो बहुत है, पर क्रेटोस सोल्स को भी मैनिपुलेट कर सकता है, इसलिए अगर वो चाहे तो कैंग की बॉडी से उसकी सोल को निकाल कर कैंग को सिर्फ देख कर ही उसे मार सकता है। क्रेटोस एक चलता फिरता पावर हाउस है और कैंग उसके आगे 2 मिनट तक नहीं टिक पाएगा और उसे एक अच्छी फाइट तक नहीं दे पाएगा। बात करें एंड रिजल्ट की, तो कैंग ना ही क्रेटोस को मार सकता है, ना ही उसे हरा सकता है और ना ही उसे एक अच्छी फाइट तक दे सकता है। जबकि दूसरी तरफ क्रेटोस कैंग को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है, वो भी अपने सिर्फ एक सिंगल अटैक में। इसलिए क्रेटोस इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो, इन दी एंड जीतेगा क्रेटोस ही। बाकी आपके हिसाब से क्या कैंग समहाउ कुछ करके कोई रास्ता निकाल के क्रेटोस को हरा सकता है और इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।